ईरान पर इजराइल के भीषण हमले का वीडियो ट्रेलर आप देखिए ध्यान से, जिसमें परमाणु वाली आग ज्यादा महसूस हो रही है। That's us! तो आपने देखा किस तरीके से इजराइल ने तबाही मचा दी है ईरान के अंदर। इजराइल का मकसद है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना, और इसके लिए वो कई सालों से इनडायरेक्ट अटैक कर रहा है। लेकिन आज का हमला ईरान को न सिर्फ वार्निंग थी, बल्कि एक कोशिश भी थी जिससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को या तो खत्म कर दिया जाए या फिर उसे दशकों पीछे धकेल दिया जाए। गौर करने वाली बात यह है, जिस तरह से हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर टारगेट करके खत्म किया गया, उसी तरह आज के हमले में इजराइल ने ईरान के कई कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी खत्म कर दिया। आज के ऑपरेशन का इजराइल ने नाम रखा है राइजिंग लायन। नेतन्याहू कह रहे हैं यह ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के तहत बीते 24 घंटों में इजराइल ने तेहरान में भारी तबाही मचा दी है। इजराइल का हमला इस समय भी जारी है, लेकिन ईरान की ओर से भी इजराइल को भीषण जवाब दिया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के 100 ठिकाने टारगेट किए, तो जवाब में ईरान ने इजराइल के 50 ठिकानों को टारगेट किया है। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से 330 मिसाइलें दागी, तो जवाब में ईरान ने 800 ड्रोन से अटैक किया है। हालांकि 90% हमले इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए हैं। इजराइल ने हवाई हमलों में ईरान के 6 टॉप कमांडर्स मार गिराए हैं, तो ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट समेत कई परमाणु ठिकाने बर्बाद किए हैं, तो ईरान ने जवाब में कहा है कि वो अब ईरान की न्यूक्लियर साइट को हिट करेगा। यानी पश्चिमी एशिया में इजराइल और ईरान के बीच विध्वंसक युद्ध छिड़ चुका है। रूस, अमेरिका समेत पूरा विश्व इस जंग की वजह से एक बार फिर दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है, और इस युद्ध के छिड़ने के साथ ही पश्चिमी एशिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया। लेकिन सबसे पहले इजराइल के 7 बड़े हमलों की वीडियो फाइल देख लेते हैं, जिसने पश्चिमी एशिया की फिक्र कई गुना बढ़ा दी है। ध्यान से देखिएगा। इजराइल के हमले में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान की शक्ति कुछ घंटों के अंदर काफी कम हो गई है। इजराइल के हमले का 49 सेकंड का यह वीडियो तेहरान का है। ईरान की राजधानी को इजराइल की सेना ने टारगेट किया। रातों या रात परमाणु साइट को बर्बाद करना पड़ा। अब इजराइल की सेना की ओर से बताया गया है कि ईरान के परमाणु सेंटर और मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है। दूसरे वीडियो में हर तरफ आग दिखाई दे रही है, चारों तरफ धुआं दिख रहा है। कुछ इसी तरह पश्चिमी ईरान के पिरान शहर में तबाही की मिसाइल गिरी थी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बेस में आग लग गई थी। अगली तस्वीर को देखकर आप समझ पाएंगे कि इजराइल का हमला कितना बड़ा है। कितनी बड़ी तैयारी के साथ इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में अटैक किया था। नतांज परमाणु संयंत्र पर इजरायली हमले के बाद का यह वीडियो है। इस अटैक में 3 लोग मारे गए, 10 लोग घायल हो गए हैं। अगले वीडियो में देखिए, ईरान का मिसाइल डिपो धुआं हो गया। ईरान के बोरुजेर्ड में एक मिसाइल डिपो पर हमला हुआ, जिसके बाद यह तस्वीर आई सामने। ईरान के करमान शाह में भी इजराइल ने बड़ा हमला किया है। यहां भी मिसाइल डिपो पर हमला किया गया है। यह ईरान के पश्चिमी भाग में स्थित है। तेहरान से 525 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला वीडियो इजराइल के बॉम्ब अटैक का है।
इजरायली बमबारी से कितना नुकसान हुआ है आप देखिए। इसी तरह ईरान के शहरों को टारगेट किया गया है। इजरायल के हमलों में कैसे ईरान के शहर खंडर हो गए, इस तस्वीर को देखिए। जबकि अभी ये शुरुआत है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब उस हमले की बात जो कि सीधे ईरान के न्यूक्लियर ख्वाब को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा भयानक विस्फोट का ये मंजर, काले धुएं का ये गुबार, हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट का है। इजरायल की ओर से यह बताया गया है कि उसकी सेना ने नतांज में ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर अटैक किया है। नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र ईरान के 2 अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों में से एक है और ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इजरायली सेना के हवाले से यह भी बताया गया है कि इस हमले को काफी तैयारी के बाद अंजाम दिया गया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन और IAEA दोनों ने ही नतांज पर हमलों की पुष्टि की है। नतांज तेहरान से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ यूरेनियम संवर्धन की सुविधा 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला है फ्यूल एनरिचमेंट, जो कि अंडरग्राउंड है, जिसमें लगभग 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता है। कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर 14,000 सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जिनमें से 11,000 सक्रिय हैं, जो 5% तक की शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन करते हैं। दूसरा है पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। नतांज में यह प्लांट जमीन के ऊपर है। इसमें 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर सकते हैं, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% शुद्धता के करीब है। यह परिसर साल 2002 में पहली बार दुनिया की नजरों में तब आया था, जब सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा किया गया था। इसी नतांज पर नेतन्याहू की नजरें कई दिनों से टिकी हुई हैं। नेतन्याहू का मानना है कि नतांज को नष्ट किया तो परमाणु बम बनाने का सपना देख रहे ईरान की आधी से ज्यादा कमर टूट जाएगी। और अब नतांज को टारगेट करके नेतन्याहू इसी मकसद में शायद कामयाब होते भी दिख रहे हैं, क्योंकि नतांज के अटैक से IDF के हौसले बुलंद है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने नतांज पर हमले के बाद एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया है और ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की है कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के नीचे मौजूद यूरेनियम एनरिचमेंट साइट को कैसे हिट किया गया है। हम आपको बता दें कि इजरायल का टारगेट सिर्फ नतांज न्यूक्लियर साइट ही नहीं, बल्कि इजरायल ने नतांज समेत ईरान की 6 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। हालांकि वहां ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान के एटमी ठिकानों को टारगेट करने के बाद इजरायली सेना की ओर से बड़ा बयान आया। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़कर रख दी है। इजरायल ने न सिर्फ उनके न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाया, बल्कि चुन चुनकर बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मौत के घाट उतार दिया है। इजरायल ने आखिर किस तरह ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के घर में घुसकर अटैक किया है, उसे समझाने के लिए हमने एक AI तस्वीर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि इस इमारत में एक हिस्सा जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जबकि आसपास के कमरों की लाइटें जल रही हैं। आप समझ सकते हैं कि ये टारगेट इतना सटीक होगा कि करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से इजरायल की मिसाइलें सीधे ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के घर के अंदर घुस गई। अब आपको ईरान के न्यूक्लियर विनाश की झांकी दिखाते हैं। ये ईरान का नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर किस तरह इजरायल ने यहां बारूदी विनाश किया है। आसमान से लगातार इजरायल की मिसाइलें आग बरसाती रहीं और जमीन पर नतांज न्यूक्लियर ठिकाने में तबाही मचाती रहीं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि यह तो अभी सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर तबाही का ट्रेलर है, वो उसके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करके रहेंगे। अब आपको इजरायल के अटैक का दूसरा चैप्टर दिखाते हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड अली शमखानी। वो न सिर्फ ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम चला रहे थे, बल्कि वो ईरान के सुप्रीम कमांडर खमेनेई के सीनियर एडवाइजर भी थे। ईरान के पूरे परमाणु प्रोग्राम की जिम्मेदारी शमखानी के कंधों पर ही थी। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के कई राज जानते थे, लेकिन कल इजरायल ने उन्हें मिसाइल हमले में मार दिया है। आप घर के अंदर की तस्वीर भी देख सकते हैं तो समझ जाएंगे कि आखिर इजरायल ने कितना टारगेटेड, पिन पॉइंटेड अटैक किया है। पूरे घर में बारूदी मलबा बिखरा पड़ा। अब आते हैं ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक पर, जिन्हें भी इजरायल ने मार गिराया। इन 2 तस्वीरों में आप इजरायल का एक और बड़ा अटैक देख सकते हैं। पहली तस्वीर में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी तेहराची है और दूसरी तस्वीर में मलबे में तब्दील
हो चुका उनका घर दिखाई दे रहा है। ये वीडियो ईरान की स्टेट मीडिया ने जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इजराइल ने कैसे उनका पूरा घर खत्म कर दिया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी की पत्नी और बच्चे घर में ही थे। डॉक्टर मेहंदी न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने के साथ साथ इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब इन तस्वीरों में ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक अंत देखिए। ये हैं डॉक्टर अहमद रजा जुल्फाकारी। ये बेहदशी यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फिजिक्स पर लेक्चर देते थे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ा रोल अदा कर रहे थे। इससे पहले वो यूरेनियम एनरिचमेंट कंसल्टेंट की भूमिका भी निभा चुके हैं। लेकिन इस बार इजराइल ने उनका घर भी पिन पॉइंटेड अटैक में ख़त्म कर दिया है और इस हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक अहमद रजा जुल्फगारी भी मारे गए। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक CNN और ओपन सोर्स इंटेल ने दावा किया है कि इजराइल के हमले में ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिनमें से 5 प्रमुख नाम आपको बता देते हैं। अली शमखानी, हेड न्यूक्लियर प्रोग्राम, डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी, तेहराची, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अहमद रजा जुल्फगारी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, डॉक्टर फेरदून अब्बासी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोशेर, यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इजराइल का यह हमला ईरान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जिससे ईरान जल्द नहीं उबर पाएगा। और अब बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद बताया है कि ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, इस वजह से यह हमला किया गया। इसमें ऑपरेशनल लाइन यह है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि यह ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। यूएन में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हम उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं कर देते हैं तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने ये इंटरव्यू फॉक्स न्यूज को दिया है। इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर सिर्फ परमाणु ठिकानों को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि उसके दूसरे सैन्य अड्डे, बंकर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर दिया। एक तरह से ईरान में मिलिट्री लाइन की कमर तोड़ दी है। ईरान में मची तबाही के वीडियो सबूत हैं। ये तस्वीर आज दोपहर की है जब ईरान का तबरीज शहर जल उठा। इजराइल ने तबरीज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉक किया। तबरीज एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कई धमाके हुए, काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस हमले में एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन को भी नुकसान पहुंचा है। तबरीज में एयरपोर्ट को टारगेट करने का असर यह हुआ कि देश में अगले आदेश तक सभी घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों को रोक दिया गया है। यानी ईरान के एयर स्पेस में विमानों की आवाजाही फिलहाल ठप हो चुकी है। फ्लाइट रेडार के अनुसार ये एविडेंस में भी देखने को मिला है। ईरान के एयरबेस को भी इजराइल धुआं करता है। उत्तर पश्चिम ईरान के हमदान में नोजे एयरबेस के बेहद नजदीक जबरदस्त धमाका हुआ। इस एयरबेस को भी आज दोपहर में ही टारगेट किया गया। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। शाहिद फखूरी मिलिट्री बेस के पास भी एक के बाद एक कई धमाके हुए। ऐसे वक्त में जब इजराइल को जवाब देने के लिए एयरबेस काम आते हैं, उसी वक्त ये सैन्य बेस आईडीएफ के हमलों से चलने लगे। इजराइल के सूत्र बता रहे हैं कि हमदान प्रांत में ही आईडीएफ ने एक और ठिकाने पर बम गिराए। ईरान इस जगह का इस्तेमाल कमांड सेंटर की तरह करता था। ये वो कमांड सेंटर था जहां से ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम कंट्रोल किए जाते थे। एयर डिफेंस सिस्टम आसमानी खतरों को खत्म करने के लिए होता है। सोचिए, जब कमांड सेंटर ही तबाह हो गया तो ईरान की हवाई सुरक्षा कैसे होगी। इसे इसलिए भी उड़ाया गया ताकि ईरान के रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके। पश्चिम ईरान के पीरन शहर में तो बैलिस्टिक मिसाइल के बेस को ही इजराइल ने उड़ा दिया। ईरान की सेना के लिए मिसाइल बेस काफ़ी अहमियत रखते थे, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने उनको आग का गोला बना दिया। यानी ईरान की मिसाइल ताकत की कमर तोड़ दी ताकि ईरान पलटवार करने की भी न सोच सके। अगर मिसाइल का स्टॉक ही तबाह होने लगेगा तो फिर ईरान कैसे जवाब दे पाएगा। इजराइल ने ईरान के रेडार केंद्र को भी टारगेट किया है। यानी दुश्मनों को अलर्ट भेजने वाला, ईरान को आसमानी खतरों से आगाह करने वाला सेंटर भी तबाह हो चुका है। सुबाशी रेडार साइट ध्वस्त हो चुका है। हमले के बाद वहां से धुआं उठता दिखाई दिया है। सुबाशी रेडार साइट ईरान के पश्चिमी इलाके में मौजूद है। ईरान की राजधानी तेहरान रात भर इजराइल के हमलों से दहलती रही। रिहायशी इलाकों में इमारतों को टारगेट किया गया। कहीं से धुआं उठ रहा था तो कहीं आग लगी थी। ऊंची ऊंची इमारतें मिसाइल हमलों के बाद जल रही थी। वीडियो में तबाही साफ दिख रही है। राजधानी तेहरान में कई जगह हमले हुए,
जिनमें ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का मुख्यालय भी शामिल है। ईरान में घुसकर इजराइल ने चुन चुन कर ठिकाने टारगेट किए हैं। इजरायली फोर्स ने इससे जुड़ा एनिमेशन वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह ईरान की डिफेंस क्षमता को तबाह किया गया, कैसे बंकर के अंदर मौजूद सिस्टम इजरायली फाइटर जेट ने ध्वस्त किए। एनिमेशन वीडियो में यह बताया गया कि ईरान के किस हिस्से में तबाही मचाई गई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने दर्जनों रेडार केंद्र और सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया। इजराइल का कहना है कि ईरान पर हमले के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगली पीढ़ी नहीं बचती। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि ईरान पर लगातार अटैक होंगे, यानी ऑपरेशन राइजिंग लायन, जैसा कि नेतन्याहू ने कहा, कई दिनों तक चलने की संभावना है। इजराइल के इन हमलों ने न केवल उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, बल्कि खमेनी की सैन्य शक्ति पर भी करारा प्रहार किया है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, हुसैन सलामी, ये वो इंसान है जिसने कल ये एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था इजराइल के खिलाफ, और उसको पता नहीं था कि उसके कुछ घंटे के बाद उसको टारगेट करके खत्म कर दिया जाएगा। इजराइल के भीषण हमले में ईरानी सेना के कई टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं, लेकिन इजराइल को बड़ी सफलता, सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब उसने खमेनी को दो सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों को मारकर ईरान को घुटनों पर ला दिया। इनमें पहला नाम है ईरान की सेना के प्रमुख यानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का, और दूसरा नाम है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के चीफ हुसैन सलामी का। हुसैन सलामी उस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों को ईरान की सैन्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इंटरेस्टिंगली, इनको खत्म करने की मॉडस ऑपरेंडी, या जो मॉडस ऑपरेंडी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म करने की है, वही थी जो इस्माइल हानिया के लिए इस्तेमाल की गई थी। बताया जा रहा है कि कई बार तो कई जगह तो ईरान के अंदर से ही ड्रोन्स उठे और उन्होंने अटैक कर दिया। खैर, अब आप देखिए इस लाइन को। इनके नाम का दुश्मनों में कुछ वैसा ही खौफ था जैसा किसी जंगल में शेर का होता है, लेकिन नेतन्याहू के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने इन दोनों शेरों को अपनी मान से बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। अब तक हुए हमलों में ईरानी सेना के 20 से ज्यादा टॉप कमांडरों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। उनमें से कुछ के नाम आपको बताते हैं। पहला नाम है मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी का। ये खमेनी के सबसे क्लोज लोगों में से एक थे, अक्सर उनके राइट साइड में देखे जाते थे। ये ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात थे। ईरान में चीफ ऑफ स्टाफ का पद सैन्य व्यवस्था का सर्वोच्च पद होता है। इससे पहले मेजर जनरल बाघेरी IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के प्रमुख रह चुके हैं। मेजर जनरल बाघेरी को ईरान की सैन्य नीति का ब्रेन कहा जाता था। दूसरा नाम है हुसैन सलामी। ये IRGC के कमांडर इन चीफ हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बयान देते थे। खमेनी ने खुद 2019 में उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया था। उन्हें खमेनी का काफ़ी करीबी माना जाता था, लेकिन नेतन्याहू के गुस्से ने अब उन्हें हमेशा के लिए खमेनी से दूर कर दिया है। तीसरा नाम आमिर अली। ये ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख हैं। इन्हीं के निर्देश पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की रणनीति बनाई जाती थी। अगला नाम है मेजर जनरल गुलाम अली राशिद। IRGC के खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रमुख हैं। ये मुख्यालय ईरान की मिसाइल और युद्ध नियंत्रण प्रणाली की नस है। हमले के वक्त ईरानी सेना के सभी टॉप कमांडर तेहरान के अलग अलग ठिकानों में मौजूद थे, जिन्हें इजराइल की इंटेलिजेंस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए सटीक हमलों में निशाना बनाया गया। दरअसल एक बात काफ़ी मशहूर है, अक्सर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ईरान के बारे में जितना इजराइल को पता है उतना तो ईरान को खुद नहीं पता।
और वही हुआ। आईआरजीसी के मुख्यालय से लेकर मिसाइल बेस, यहां तक कि कमांडरों के सुरक्षित रिहायशी कॉम्प्लेक्स तक हर जगह राइजिंग लाइन की गूंज सुनाई दी। आईआरजीसी प्रमुख और चीफ ऑफ स्टाफ की मौत ने खamenei को बड़ा दर्द दिया है, क्योंकि वो दोनों ही सिर्फ सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि खamenei के वैचारिक वफादार भी थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो काउंटर अटैक की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इजराइल के ऊपर काउंटर अटैक की, वो भी इस हमले में खत्म हो गए। अब स्ट्रैटेजाइजिंग कैसे होगी? अपनी चोट पर मरहम लगाने के लिए खamenei ने तुरंत नई नियुक्तियां कर दी। आईआरजीसी के नए प्रमुख बनाए गए। मोहम्मद पाकपुर, जो पहले ग्राउंड फोर्स के हेड थे, सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। अब्दुल रहीम मुस्वी, जो पहले से आर्मी कमांडर थे, अब बागेरी की कुर्सी से संभालेंगे। खतरे का अंदाजा ईरान को भी था। पिछले कुछ हफ्तों से इजराइल लगातार ये सिग्नल दे रहा था कि वो तेहरान को छोड़ेगा नहीं। अमेरिका से वार्ता के बावजूद इजराइल के तेवर से तेहरान भी अलर्ट मोड में था। सवाल है कि जब इतनी सतर्कता बरती जा रही थी तो फिर ईरान कैसे चकमा खा गया? आखिर कैसे इजराइल ने अपना प्लान न केवल सीक्रेट रखा बल्कि तेहरान को भी उलझाए रखा? इसके पीछे की कहानी रोचक है। सूत्र बताते हैं कि हमले से पहले गुरुवार की रात सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मंत्रियों को यह बताया गया था कि गाजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर बात होनी है। ईरान ये सोचकर निश्चिंत था कि बंधक मुद्दे पर मीटिंग चल रही है। जब सारे मंत्री पहुंच गए तो ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का प्रस्ताव आया, जिसे हरी झंडी दे दी गई। सभी मंत्रियों ने ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखने वाले दस्तावेज पर दस्तखत किए। इजराइल का पीएमओ भी ईरान को भ्रम में फंसाए रखने के लिए चाल चल रहा था। नेतन्याहू के सहयोगी मीडिया को यह बता रहे थे कि वो परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं। कोई कह रहा था कि उन्हें किसी शादी समारोह में शामिल होना है, जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं होने वाली है। इजराइल के पीएमओ ने बयान जारी करके कहा कि नेतन्याहू के 2 मंत्री शुक्रवार को वाशिंगटन जाने वाले हैं। ये दोनों ओमान में ईरान अमेरिका की वार्ता से पहले अमेरिकी राजनयिक से मिलेंगे, जबकि ये दोनों इजराइल में ही थे। यहां तक कि इजराइल ने नेतन्याहू और ट्रंप के बीच संभवित हमले को लेकर उन बयानों का खंडन नहीं किया जिनकी वजह से विवाद हो रहा था। ईरान पर दोनों के रुख में विरोधाभास दिखाया गया। इससे यह संकेत गया कि दोनों देशों में कूटनीतिक दरार जैसी स्थिति है। कहते हैं कि इन्हीं वजहों से ईरान में अलर्ट का लेवल कम हो गया। इजराइल के चकमे वाली चाल के जाल में तेहरान फंसता चला गया। जब वो ये सोचकर निश्चिंत था कि अभी हमले नहीं होंगे, उसी वक्त इजराइल के अटैक से ईरान की नींद टूटी। लेकिन जब तक नींद टूटती तब तक तबाही मच चुकी थी। ईरान पर इजराइल के हमले अचानक नहीं हुए। इन हमलों की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की तैयारी 1 साल पहले शुरू कर दी गई थी। जिम्मेदारी दी गई थी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इसकी जिम्मेदारी लेगी। मोसाद ने ईरान को भनक तक नहीं लगने दी और खamenei के किले में सुराख कर दिया गया। ईरान की जमीन पर दाखिल होने के बाद पिछले 1 साल में मोसाद ने वहां इन हमलों की पुख्ता तैयारी की। मोसाद ने अपना एक घातक सीक्रेट नेटवर्क तैयार किया। ईरान के बीचों बीच सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बनाया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन का नेतृत्व मोसाद, इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली रक्षा कंपनियों ने मिलकर किया था। इस ऑपरेशन के मेन टारगेट थे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर। जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर थीं, तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद चुपचाप ईरान के अंदर दाखिल हुई। कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मिशन, ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को भीतर से तहस नहस करना। मोसाद चुपचाप अपना अभियान चला रहा था और सही वक्त के इंतजार में था। जैसे ही वो घड़ी आई तो ईरान का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। बीती रात जब इजराइल के फाइटर जेट आसमान से मौत बरसा रहे थे तो ईरान की ज़मीन पर मोसाद के एजेंट भी अपने काम में लगे हुए थे। मोसाद ने मध्य ईरान में पहले से छिप कर रखे गए सटीक मिसाइल सिस्टम को रिमोट से एक्टिव किया। सीक्रेट मोबाइल लॉन्चर यानी फौजी गाड़ियों पर तैनात सिस्टम से ईरान के एयर डिफेंस को पहले ही मिनट में ख़त्म कर दिया गया और जो गुप्त ड्रोन बेस बनाया था वहाँ से रात के अंधेरे में विस्फोटक ड्रोन उड़ाए गए जो सीधे ईरान के मिसाइल बेस पर गिरे। इन ड्रोन और गाइडेड मिसाइल से ईरान की सबसे एडवांस एयर डिफेंस यूनिट जैसे सयाद 3, बावार 373 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। इससे इजरायली फाइटर जेट्स को फ्री स्पेस मिला और वो बिना रुकावट अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए। बीती रात ईरान पर हमले के लिए मोसाद का ये ड्रोन बेस सबसे खतरनाक लॉन्चिंग पैड था। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन हथियारों के दम पर ईरान पलटवार करने की सोच रहा था, उनमें से ज़्यादातर
नष्ट हो गए। बाकी हथियारों का रास्ता मोसाद ने अपने हमलों से रोक दिया। अब जरा मोसाद की पिछले 1 साल की प्लानिंग को बारीकी से समझिए। मोसाद के एजेंट पिछले 1 साल से ईरान के अंदर घूम रहे थे। सेना के जनरल हो या परमाणु वैज्ञानिक, सभी की गतिविधियों की निगरानी हो रही थी। उनका घर, उनका दफ्तर, उनका रूटीन, हर चीज की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। ईरान की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और फिर 1 साल बाद मोसाद ने अपनी घातक योजना को अंजाम दे दिया। मोसाद के एजेंटों ने जनरल मोहम्मद बाघेरी जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी लाइव ट्रैक किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान यूनिवर्सिटी के आसपास एक नकली एनजीओ के जरिए मोसाद ने डेटा इकट्ठा किया। वहीं कुछ एजेंट, मेडिकल स्टाफ, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन बनकर सेंट्रीफ्यूज प्लांट तक पहुंच बना चुके थे, लेकिन उनके ड्रोन्स की पहुंच बहुत दूर तक थी। तेहरान के पास ईरान का जो अस्फाकाबाद मिसाइल बेस है, वहां मोसाद के सीक्रेट बेस से ड्रोन ने उड़ान भरी और ईरान के सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल लॉन्चरों पर धावा बोल दिया। अस्फाकाबाद वही जगह है जहां ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में अपने नए शहाब 4 मिसाइल सिस्टम का ट्रायल किया था। इजरायली सीक्रेट सर्विस ने इसी जगह को हाइपरसोनिक खतरे का अड्डा कहा था और अब वो अड्डा मलबे में तब्दील हो चुका है। सोचिए, दुनिया की सबसे सख्त निगरानी वाले देश ईरान, उसके अंदर इजरायल के एजेंट घुसकर पूरा नेटवर्क बना लेते हैं, बंकरों में हथियार तैनात करते हैं, ड्रोन बेस खड़ा कर देते हैं और किसी को खबर नहीं लगती। इससे आप मोसाद की ताकत और उसके काम करने के तरीके का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ये अंदाजा तो आपको पहले भी हो गया होगा जब उन्होंने हिजबुल्लाह पर वो मोबाइल और पेजर अटैक किया। इजरायल के हमलों के बाद ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया। ईरान ने तेहरान से 120 किलोमीटर दूर जामकारन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। यह झंडा ईरान में बदले की निशानी माना जाता है। इसे फहराने का मतलब है कि ईरान ने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इस झंडे पर लिखा है, अब मौत का बदला लिया जाएगा। इससे पहले 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद यह झंडा लगा था। पिछले साल कासिम सुलेमानी की बरसी पर भी इसे लगाया गया था। अब इस लाल झंडे को ईरान का एक बड़ा ऐलान माना जा सकता है। आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि कब कब इस मस्जिद पर यह लाल झंडा लगाया गया। पहला वीडियो आज का है जब इजरायल ने ईरान पर अटैक किया था। दूसरा वीडियो 31 जुलाई 2024 का है जब हमास चीफ हानिया की मौत का बदला लेने के लिए झंडा लहराया गया था। तीसरी तस्वीर 2022 की है जब सऊदी अरब से तनाव के बीच ये लाल झंडा लगाया गया। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वक्त ट्रंप क्या कर रहे हैं। एक इत्तेफाक मैं आपको बताता हूं। कासिम सुलेमानी को जब मारा गया था तब कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति, और आज जो हमला किया गया है तब कौन है अमेरिका का राष्ट्रपति। मेथड इन मैडनेस इसे ही कहते हैं। जिन ट्रंप ने कहा था कि उनके रहते युद्ध नहीं हो सकते, अब उनके राष्ट्रपति होते ही इजरायल ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया है। आज जब ट्रंप सामने आए तो ऐसा बयान दिया जिससे ईरान तक का भड़कना तय है। ट्रंप ने कहा, 2 महीने पहले मैंने ईरान को डील करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उन्हें डील कर लेनी चाहिए थी। आज 61वां दिन है, अब शायद उनके पास दूसरा मौका है। यानी ट्रंप के इस बयान से लग रहा है कि वो युद्ध शांत करने के बजाय युद्ध को भड़का रहे हैं और इजरायल के दम पर ईरान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इजरायल के इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान से बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान पर हमला हो गया। ईरान का भी कहना है कि इस हमले में इजरायल के साथ अमेरिका भी शामिल है। इस पर ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उनके अटैक की जानकारी उनको जरूर थी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। आखिर ट्रंप को किस तरह ईरान ने जवाब दिया, ये भी देख लेते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर डील नहीं की तो ईरान खत्म हो जाएगा। इसका जवाब देते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरते। ट्रंप ने कहा कि ईरान में पहले ही बहुत विध्वंस हो चुका है। कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने लंबी लंबी बात की थी, वो सब मारे जा चुके हैं। इस पर ईरान ने कहा कि वो अहंकार और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अब भी अगर ईरान नहीं माना और डील नहीं की तो बेहद क्रूर हमले होंगे। इस पर ईरान ने कहा है कि किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, इजरायल को पछताना पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक
अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की डील कर ले तो ईरान बच जाएगा, लेकिन ईरान फिलहाल अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर साइट्स फिर से बनाएगा। इस पर आप ये रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर ईरान इजराइल के हमले का बदला कैसे ले रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में एक देश है जॉर्डन, जो खुलकर इजराइल के समर्थन में दिख रहा है। ये वो देश है जिसके एयर स्पेस में ईरान के कई ड्रोन्स को मार गिराया गया और बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर प्लेन्स इन्वॉल्व थे। एक तरह से जॉर्डन इजराइल के लिए ढाल बन गया है। हुआ ये कि ईरान ने इजराइल के हमले का जवाब देते हुए ड्रोन हमले किए, लेकिन सभी ड्रोन को इजराइल और जॉर्डन की सेना ने रोक दिया। ईरानी ड्रोन को रोकने में जॉर्डन से इजराइल को मदद मिल रही है, यानी ईरान ने इजराइल पर हमला किया लेकिन जॉर्डन ने इनको हवा में ही मार गिराया। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। जॉर्डन की राजधानी में आज इसी वजह से सायरन भी सुनाई देने पड़ा। जॉर्डन इस क्षेत्र में इजराइल का खास सहयोगी है। पिछले साल भी इजराइल की ओर जाती हुई कई मिसाइलों और ड्रोन को जॉर्डन की सेना ने रोका था। जॉर्डन के एक तरफ इजराइल और उसके कब्जे वाला वेस्ट बैंक है, तो दूसरी तरफ ईरान का पड़ोसी इराक भी है। ऐसे में ईरान की ओर से इजराइल पर हमले के लिए उसका एयर स्पेस बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्डन ने इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, यानी ईरान के हमले रोकने के लिए इजरायली फाइटर जेट जॉर्डन के एयर स्पेस में मौजूद रह सकते हैं। जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा करने वाला वो दूसरा अरब देश बना था। इसके बाद से जॉर्डन के इजराइल के साथ घनिष्ठ खुफिया और सुरक्षा संबंध रहे। अमेरिका का भी जॉर्डन खास सहयोगी है, इसीलिए ईरान से होने वाले हमलों के दौरान वो इजराइल के लिए दीवार बन जाता है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह का तनाव है, उससे पूरी दुनिया में चिंता है। दुनिया के तमाम देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के अटैक को गलत बताया है। यानी दो सुपर पावर और दोनों अलग अलग खेमे को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल के समर्थन में अमेरिका और जॉर्डन खुलकर खड़े हैं, तो वहीं चीन और रूस ईरान के पीछे दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो वो इजराइल की रक्षा करेगा। वहीं रूस ने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह देते हुए कहा कि ईरान पर हमले संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन। चीन का कहना है कि ईरान की संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब, इराक, कतर और ओमान जैसे मुस्लिम देश ईरान पर हमले की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी हमले की निंदा की और कहा है कि इससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा। ईरान पर हमले को लेकर तुर्की का भी बयान आया। तुर्की का कहना है कि लगता है कि इजराइल कूटनीतिक रास्ते से समाधान नहीं चाहता। उधर लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को ईरान इजराइल जंग से दूर रहने के लिए कहा है। लेबनान सरकार को डर है कि हिजबुल्लाह के हमले की वजह से इजराइल बमबारी कर सकता है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि सभी मुस्लिम देश ईरान पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ईरान के पक्ष में युद्ध करने की बात नहीं कही है। भारत ने भी दोनों देशों के इस तनाव पर चिंता जताई है और बातचीत से मामला हल करने की सलाह दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इस बीच ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले के खिलाफ तुरंत इमरजेंसी मीटिंग की मांग की है। ईरान ने यूएन को भेजे खत में लिखा है कि IAEA की निगरानी वाले नतांज प्लांट पर इजराइल ने हमला किया।